Hello everyone, hey, I'm back with another lecture and today we're going to discuss the nodes on the elbow. Okay, मेजरली हमारे पास जैसे आपको पता है कि एल्बो जॉइंट एक वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल क्योंकि हमारे पास एवरीडे एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती है ना आपके आर्म फॉर आर्म को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से इस पर लोड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटीज़ चाहे वो एवरीडे हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हम उन सारे को आज डिस्कस करेंगे कि इनमें लोड्स कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। सो जैसे हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है ना, ठीक है, उसमें एल्बो जॉइंट मेजरली क्या होता है कि सिंपल इज दैट कि ज़्यादातर जो लोड होता है ना वो कंप्रिहेंसिव सॉरी कंप्रेसिव होता है, ठीक है। अब कंप्रेसिव लोड ये है कि जितना ज़्यादा दो बोन्स एक दूसरे के करीब आ रही है ना, दैट मीन्स कि उस पर लोड, उस जॉइंट पे लोड ज़्यादा है। कौन सा? कंप्रेसिव, ठीक है। ये अपनी चीज़ याद रखनी है, दोनों एक दूसरे के जितना करीब आ रही हैं तो वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कंप्रेसिव लोड यहाँ पे ज़्यादा है। अब क्या होता है कि सिंपल टास्क जैसे ईटिंग की, ड्रेसिंग की, तो ये एल्बो जॉइंट जो है ना 300 न्यूटन ऑलमोस्ट जो होती है ना, इसकी फोर्स इस पे लग रही होती है, ठीक है, बेयर कर रहा होता है। इसके साथ साथ जब कोई जैसे आप किसी चेयर को पुश करते हो या किसी चीज़ को पुश करते हो तब आपके पास ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि मिनिमम अगर आप सिंपल चेयर को आप मूव कर रहे हो ना तो आपके पास ऑलमोस्ट 1700 तक जाता है, ठीक है। 300 था जब आप सिंपल काम कर रहे हो अपने घर के, ठीक है। लेकिन जैसे ड्रेसिंग ईटिंग होगी, लेकिन जब आप किसी चेयर को मूव करा रहे हो ये इतना ज़्यादा बढ़ता है कि 1700 तक जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1700 तक गया। अब तो आपने पुश किया था ना किसी चीज़ को, आप पुश कर रहे हो, यहाँ पे आपने बताया आप पुश करते हो किसी चेयर को, जोर लगा के अपने से दूर कर रहे हो। लेकिन जब खींच के आप अपनी तरफ कर रहे हो ना किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टेबल है, चाहे वो चेयर है, या चाहे कोई भी चीज़ है, तो दैट मीन्स कि ये लोड बढ़ के 1900 न्यूटन तक चला जाता। सो दिस इज, ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आप देखो, अब आपके पास पाउंड्स में उन्होंने आपको बताया है, ठीक है। 300 न्यूटन सिर्फ 67 पाउंड्स के करीब है, ठीक है। फिर आपके पास 382 पाउंड्स तक चली जाती है, इतनी ज़्यादा लोड हो जाता है। और फिर 427 तक चला जाता है, मतलब इसका लोड इतना बढ़ता जाता है कि वो इतना ज़्यादा, फिर देखो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ख़राब होगी ना, जितना लोड ज़्यादा डाल रहा है। लेकिन हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि इस पर जितना मर्जी डेली एक्टिविटीज़ में लोड चला जाए, ये डैमेज डेली एक्टिविटीज़ से नहीं होता, बल्कि ये बेयर कर सकता है इस लार्ज स्ट्रेस को, ये बेयर कर सकता है। इसकी इस तरह से बेसिकली एनाटमी है, ठीक है। ये एवरीडे एक्टिविटीज़ पे अच्छा भला स्ट्रेस पड़ रहा होता है, ठीक है। ये डेली एक्टिविटीज़ की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है। अब आपके पास आगे जो आएंगी ना वो सारी स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे आपको मैं सिंपल बताऊँ ना कि हमारे पास मेजर जो स्पोर्ट्स इनमें डिस्कस किया ना वो बेसबॉल पिचिंग है, ठीक है। बेसबॉल पिचिंग इसलिए डिस्कस की गई है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली होता है रोल, जहाँ पे एल्बो जॉइंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहते हो बेसबॉल जब थ्रो कर रहे होते हो ना आप एल्बो जॉइंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब पिचिंग की टाइम ना बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है आपके एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। ये देखो, अब आप इस पोजीशन को सिर्फ देखो, ठीक है। अब इस पोजीशन को देखो, उसका आर्म, फोर आर्म, बैक, कितना बैक पे है, कितना उस पर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। उसके शोल्डर जॉइंट से लेके उसके एल्बो जॉइंट पे कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अब इस पे डिमांड कैसे बनती है एल्बो के ऊपर कि एल्बो एक्सपीरियंस करता है ऑलमोस्ट वल्गस टॉर्क, ठीक है। वल्गस टॉर्क का मतलब यह है कि आप देखो कितना, मतलब कितने तेज़ी से ना पे, मतलब 64 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से ना टॉर्क यहाँ पे आ रहा होता है। जितना जितना ये दूर जाता जाता है उतना 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 होता जाता है, ठीक है। न्यूटन, सॉरी, न्यूटन पर मिनट या न्यूटन पर मीटर, जैसे आपको सही लगता है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट कि अब सारी चीज़ें क्या आ रही थी ना कि क्योंकि अब आपकी बेसिक बुक में इन्होंने ऐसे बताया कि 64 न्यूटन है, ठीक है। अब फोर्स की बात जब होती है ना, दैट मीन्स कि आपके पास सिंपल इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। 64 न्यूटन सिर्फ वल्गस टॉर्क लग रहा है। वल्गस टॉर्क ये होता है कि सिंपल इज़ दैट कि बॉडी जो है ना आपका, जो टॉर्क है, ठीक है, वो ऐसा है कि वो आपकी बॉडी के करीब तो है, ठीक है। मतलब एल्बो जॉइंट आपकी बॉडी के करीब तो है, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ दोबारा। देखो, एल्बो जॉइंट आपकी बॉडी की नियर तो है, लेकिन उसकी, उसका जो पोजीशनिंग है ना वो टॉर्क अच्छा वाला ट्विस्ट टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एल्बो जॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से 64 न्यूटन आ रही है, ठीक है।
और ये मसल फोर्स मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि 1000 न्यूटन जो होती है ना। अब देखो इस चीज़ को कितनी ज़्यादा, अब देखो इसमें कितनी ज़्यादा इंजरी के चांसेस हैं, लेकिन इस चीज़ को एल्बो की डिसलोकेशन को, एल्बो एक दूसरे से अलग ना हो जाए, एल्बो का जॉइंट एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए पिचिंग के दौरान मसल क्या करती है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है जो 1000 न्यूटन तक होती है। और वो रिक्वायर्ड होती है उस टाइम, ताकि कोई भी हमारे पास एल्बो जॉइंट में डिसलोकेशन ना हो और मसल्स के ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो अमाउंट ऑफ वेलगस टॉर्क जो होती है ना प्रोड्यूस स्ट्रांगली रिलेट करती है पिचर की बॉडी के वेट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि वेलगस टॉर्क, देखो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल देखी थी, 64 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब न्यूटन पर मीटर तो हमने बात कर ली, ठीक है, क्योंकि हमने टॉर्क की बात की। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमने न्यूटन पर मीटर पे बात तो की, लेकिन हमने हमने कहा कि ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल दी ना, लेकिन पिचर की जो बॉडी होती है ना, जो पिचिंग करा रहा है, ठीक है, उसका बॉडी का जो वेट है ना, वो इट्स सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेट करता है, ऐसे बोलो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रांगली रिलेट कर रहा होता है आपके अमाउंट ऑफ वल्गस टॉर्क पे। जितना टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में, उतना में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को डिस्कस करते हो, क्योंकि एज अ बायोमैकेनिस्ट ने ना बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि पेशेंट, सॉरी, आपके स्पोर्ट्स पर्सन की या आपके बेसिकली प्लेयर की किस तरह की पोजीशनिंग है, जिसकी वजह से लोड किस एरिया पे ज़्यादा आ रहा होगा और उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि फर्दर इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। मेजर इज दैट। अब हमारे पास एल्बो, अगर देखो जिमनास्ट में, अब उन्होंने आपके आगे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो जिमनास्ट की दी हैं, ठीक है। हमने पहले कौन सी बात की कि हमारे पास वेलगस टॉर्क की बात की, हमने ये सारी बात की, ठीक है, ये सारी एग्जांपल डिस्कस हो गई है पिक्चर के बॉडी के वेट की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं जिमनास्टिक स्किल्स, ठीक है। अब है जिमनास्टिक स्किल्स, यहाँ पे दो दो चीज़ों की बात हो रही है, हैंड स्प्रिंग और वॉल्ट की, ठीक है। ये है कि क्योंकि नॉन वेट बेयरिंग, नॉर्मली तो नॉन वेट बेयरिंग है, लेकिन जिमनास्टिक में ये वेट बेयरिंग हो जाता है, ठीक है। और उसकी चीज़ अभी बताई जाएगी कि आपको समझाती हूँ कैसे, ठीक है। ये वेट बेयरिंग ऐसे होता है कि एक तो मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही होती है, एल्बो फुली एक्सटेंड भी हो रहा होता है और आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन भी मैक्सिमम होती है, ठीक है। कब, जब हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है आपकी बॉडी के वेट के डबल, ठीक है। इतना ज़्यादा फोर्स एक्ट हो जाए कि जितना बॉडी का आपका वेट है ना, 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट, तब आपके पास इतनी कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है कि आपके पास एक्सटेंशन और फ्लेक्शन फुली, देखो फुली एक्सटेंडेड तो आपके पास एल्बो होगी, ठीक है, वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ कैसे। लेकिन एक्सटेंशन जो है, सॉरी, फुली एक्सटेंडेड तो है, लेकिन फ्लेक्शन साथ में आइसोमेट्रिक वो भी मैक्सिमम होती है इस टाइम, ठीक है। इतनी मैक्सिमल होती है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना आप डिस्कस करते हो, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी, कंप्रेसिव, ताकि हमारे पास जो थी ना मेजरली जॉइंट को दोनों, क्योंकि आपको पता है इस पे लोड बहुत ज़्यादा। अच्छा, हैंड स्प्रिंग की बात करते हैं। हैंड स्प्रिंग जो है ना, देखो सिंपल इज दैट, इस तरह से होता है, परफॉर्म किया जाता है जिमनास्टिक्स में। अब हैंडस्प्रिंग में अगर आप मेजर चीज़ देखो तो सारा काम आपके किसका है, ठीक है। मेजर वेट आपका बेयर कौन कर रहा है, आपके आर्म्स, ठीक है, आर्म्स और आपके फोर आर्म्स, आपके दैट मीन्स अपर लिम्ब बहुत ज़्यादा वेट सारा बेयर करें। अब इसकी वजह से आपके एल्बो जॉइंट पे कितना ज़्यादा कंप्रेसिव लोड आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से करीब, यहाँ से भी फोर्स एक्ट हो रही है, आपकी बॉडी का वेट भी फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों तरफ से फोर्स एक्ट होके कंप्रेसिव लोड आपकी दोनों बोन्स को एक दूसरे के करीब ला रही है, दैट मीन्स आपकी अल्ना और आपकी ह्यूमरस एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रही है, और एट द रिजल्ट क्या कॉज कर रही है, जाहिर सी बात है, बेसिकली कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ देने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ हैं जो आपको बताई जा रही हैं, ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर चीज़ वेरी करेगी। वैल्यूज़ देने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दिया जाए कितना लोड बढ़ जाता है, कितनी चीज़ होती है, ठीक है। सेकेंड वॉल्ट, ठीक है, वॉल्ट में भी आपके पास मेजरली देखो आपके पास ये वॉल्टिंग टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट, सॉरी, प्लेयर जो होता है ना वो आता है, ठीक है। अब जो है आपके पास सिंपल इज दैट कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है जैसे हैंड स्प्रिंग पे आपकी बात हुई थी। यहाँ पे भी प्लेयर क्या करते हैं, जब इधर से स्प्रिंग मोड से इसके ऊपर आएगा ना, तो उसने सिर्फ क्या करना है, इधर से सिर्फ अपने आप को, बॉडी को वेट नीचे की तरफ डालना है, और वो वेट कौन बेयर करेगा, ऑफ कोर्स आपकी सारी अपर एक्सट्रीमिटी। सो अपर एक्सट्रीमिटी में से मेजर जो कंप्रेसिव लोड है ना, ठीक है, कंप्रेशन जहाँ पे आएगा वो आपके कौन सा एल्बो जॉइंट आ रहा है, मेजर, ठीक है। बाकी हम जॉइंट पे भी डिस्कस नहीं करें इसलिए मैं बता नहीं रही, ठीक है, बाकी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर जो लोड आ रहा है ना वो आपके कहाँ पे आ रहा है,
कंप्रेशन आ रही है, कंप्रेशन देखो, कंप्रेशन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, मेजर इज दैट। अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि आपके पास ना देखो मैकेनिक्स जो है वो जॉइंट की वो कैसे हैं नाउ। सिंपल इज दैट के अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एल्बो की एक्सटेंशन जो होती है वो भी फोर्स काफ़ी ज़्यादा जॉइंट की फोर्सेज एक्ट करती है। जैसे ट्राइसेप्स का टेंडन है, देखो मसल की मैकेनिक्स जैसे मैंने पहले भी बताया ना, ट्राइसेप्स काम कर रहा है, मसल्स वहाँ पे सारे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्राइसेप्स का टेंडन जैसे आपको पता है एल्बो जॉइंट के बहुत ही करीब अटैच है सेंटर में, ठीक है। फिर बाइसेप्स, फिर ब्रेकियालस, फिर इसलिए ट्राइसेप्स का जो होता है ना वो मूवमेंट ऑफ आर्म थोड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है, जिस कंपेयर टू एल्बो के बाकी जो फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। एल्बो के फ्लेक्सर से ट्राइसेप्स का मूवमेंट ऑफ आर्म थोड़ा शॉर्ट होता है, दैट्स वाई के इसके शॉर्ट मूवमेंट आर्म की वजह से जो एल्बो के एक्सटेंसर्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। और स्मॉल अमाउंट, जैसे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जॉइंट को टॉर्क मिल रहा हो ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा उनको फोर्स जनरेट करते हैं या काम करने के लिए फोर्स। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कंप्रेशन आती है ना आपके पास वो एल्बो जॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक्सटेंशन में, वो इसी वजह से है। सिंपल इज़ दैट कि सारे को बताने का मतलब सिंपल इज ये है कि मूवमेंट आर्म शॉर्ट शॉर्ट होने की वजह से ना ट्राइसेप्स का, क्योंकि ट्राइसेप्स एकदम से आके एल्बो जॉइंट पे अटैच होते हैं जैसे आपको पता है, तो एल्बो जॉइंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द एरिया में अटैच होता है, फिर बाइसेप्स भी ब्रेकियालिस, तो ये सारी चीज़ें, तो फ्लेक्सर जो होते हैं ना उनका मूवमेंट आर्म थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का छोटा होता है, जिसकी वजह से एल्बो की एक्सटेंशन जब पर्सन परफॉर्म करता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है एज़ कम्पेयर टू एल्बो की फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन से ज़्यादा कंप्रेशन किस में है, एल्बो की एक्सटेंशन में, आपने याद रखना है, वाइवा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एल्बो की जो एक्सटेंशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू एल्बो की फ्लेक्शन। सो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं कि क्यों क्यों इसकी मेजर वजह ये है क्योंकि एल्बो के जो एक्सटेंसर्स है ना वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं क्योंकि उनका मूवमेंट आर्म शॉर्ट होता है, ठीक है, ट्राइसेप्स का स्पेशली, ठीक है। सो मूवमेंट्स परफॉर्म बेशक सिमिलर स्पीड और एफर्ट के साथ हो रही हूँ लेकिन एक्सटेंशन में ज़्यादा कंप्रेशन आएगी, ठीक है। ये मेजर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपको सिंपल इज़ दैट कि ये वाला इस पैराग्राफ में आपको मिल जाता है, ठीक है, नीचे जो आपका पैराग्राफ है ना इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि हमारे पे जो ट्राइसेप्स का मूवमेंट आर्म है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि उसकी शेप जो है ना ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस की, उसकी वजह से तो ट्राइसेप्स का मूवमेंट आर्म लार्ज भी हो जाता है, ठीक है, जब एल्बो फुल एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, और जब एल्बो फ्लेक्स हो जाती है बियॉन्ड द 90 डिग्री तो ट्राइसेप्स का मूवमेंट आर्म शॉर्ट हो जाता है। सो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आप सिंपल समझने की कोशिश करो ना, ठीक है। अब इसमें ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ट्राइसेप्स के मूवमेंट आर्म की एल्बो के फ्लेक्शन, एल्बो की पोजीशनिंग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन आपने परफॉर्म की एल्बो की, ठीक है, तो आप ये कहो कि हाँ ओके अब हमारे पे जो सिंपल इज दैट फुल एक्सटेंशन में गया था मूवमेंट आर्म जो ट्राइसेप्स का था वो शॉर्ट ही रहा है। ट्राइसेप्स का मूवमेंट आर्म मतलब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना उसका मूवमेंट आर्म होना चाहिए उसमें वो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट होता है ना जब फुल एक्सटेंड हो जाती है, जैसे हमने पहले बात की। लेकिन जब 90 डिग्री के पास आप लाते हो ना तो वो मैक्सिमली स्मॉलर हो जाती है, ठीक है। 90 डिग्री की जब आप फ्लेक्शन करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, जब आप कंप्लीट एक्सटेंशन करोगे तो ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट नहीं रहता मूवमेंट आर्म, जैसे आपको पता है ना बाकी मसल्स में हम डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट आर्म मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपको मूवमेंट आर्म चेंज होगा, ठीक है, एक्सटेंशन में लेके जाएंगे तो मूवमेंट आर्म ट्राइसेप्स का लार्ज हो जाएगा और फ्लेक्शन में लेके जाएंगे तो मूवमेंट आर्म स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था एक कि आपको चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि आपके पास मूवमेंट आर्म का कैसे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बताई जाती हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। देखो मूवमेंट आर्म सिंपल इज दैट कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके पास ना चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लोड्स के अंदर, कि आपको पता हो कि कौन सा मसल कैसे फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके बाद अब आपने कैसे करना है इसको कोप अप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ना मूवमेंट आर्म जैसे हमने पहले भी बात की हुई है ना कि आपके पास बहुत बेसिक जो चीज़ है वो क्या है, मूवमेंट आर्म होता क्या है, ठीक है, कि आपके पास कितनी मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आपके रोटेशन ऑफ लाइन से, ठीक है। तो हम जैसे पहले मैंने आपको काफ़ी बार ये मूवमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पास, ठीक है, वो होता है बेसिकली
मोमेंट आ। लेकिन इसको बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका कहाँ से, जो जॉइंट का सिंपल एक्सिस है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि कितनी वो रोटेशन लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ प्रोड्यूस करवा रहा था, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल जैसे हम लिवर्स डिस्कस करते थे ना फर्स्ट ईयर में काइनेजोलॉजी में, ठीक है,